नमस्कार। आप सुन रहे हैं पहली सी मोहब्बत, वी लॉस्ट डायमंड इन सर्च ऑफ गोल्ड मेरे साथ। पिछला एपिसोड अंधेरों में गुम था विचित्रा के लिए। वो अंधेरा जो उसने खुद बनाया था। वहीं सदफ हौले हौले उन सब चीज़ों को बटोर रही थी जो बिखर सी गई थी। सदफ की वो मोहब्बत जो विचित्रा पर लुटा आई थी, जो व्यर्थ खुद अपने हाथों से कर दी थी विचित्रा ने। पाक और पवित्र दिल जो तोड़ दिया था उसने, जिसमें उसे पूजा गया था सदफ द्वारा। तो क्या सदफ को हक नहीं था अपनी सांसों को जीने का, खुद को एक मौका देने का? बिल्कुल था, और उसने यही किया। वो कोई कमज़ोर औरत नहीं थी। हाँ, वो कोई कमज़ोर औरत नहीं थी। चलिए अब अगले एपिसोड में चलते हैं। सदफ विचित्रा को लेके घर आ गई थी। ये उदास सा घर आज क्यों मुस्कुरा रहा था? क्यों खिले हुए थे इस घर के गार्डन के पौधे? क्यों महक रहे थे ये सारे फूल? क्यों फिर से बालकनी इतनी जानी पहचानी लग रही थी? क्यों? हाँ, उनकी मालकिन जो लौट आई थी, और किचन की छुरी और वो चाकू क्यों बड़े अपनी धार पर इतरा रहे थे? क्यों? हाँ, उन्हें पकड़ने वाली जो आ गई थी। सुबह की किरण जैसे सदफ के पीसफुल चेहरे पर पड़ के उसे और निखार रही थी। वो अपने हाथ में कॉफ़ी का मग लिए उस बालकनी की चेयर पर बैठी थी, और उस बालकनी के सारे पौधे अपना रुख सदफ की तरफ कर चुके थे। सुबह के नीले आसमान को देखते हुए विचित्रा के बारे में सोच रही थी सदफ। सोचते हुए उसकी आंखों में पानी भर आया था। तभी उसकी वो पानी से भरी आंखें सामने रखे उसके छोटे से सेल फोन पर खिंच गई थी, क्योंकि वो रिंग करने लगा था, और उसके लब गीली आंखों के साथ मुस्कुरा दिए थे। अल्हाम अपने कान पर लगाया था सेल फोन सदफ ने। सदफ की आवाज़ सुनते ही अल्हाम ने एक सांस भरी थी, अपनी आंखों को बंद करके। कितना वक्त लगा दिया फ़ोन करने में अल्हाम? सदफ ने हल्की सी शिकायत की थी अपनी हल्की सी आवाज़ में। तो क्या मेरी बीवी मुझसे शिकायत कर रही है? अल्हाम ने अपनी आंखों को बड़ा किया था अपनी भवों को उचकाते हुए। और नहीं तो क्या, सदफ ने हक जताया था। तुम कहो तो कान पकड़ लूँ सदफ, ये घर घर नहीं लग रहा। क्या किया है तुमने इसके साथ? हाँ, हर एक चीज़ तुम्हारे बारे में पूछती है, मुझसे सुबह शाम पूछती है। जब मैं पौधों को पानी देने जाती हूँ ये मुंह फेर लेते हैं मुझसे। अल्हाम की बात पर खिलखिला दी थी सदफ। ओ सदफ, तुम हंस रही हो तो मैं क्या करूँ अल्हाम? मैंने कुछ नहीं किया है, तुम पागल हो, पागल। तुमने ही उन्हें पागल किया है, और मुझे भी। सदफ का चेहरा फ़ोन पर ही झुक सा गया था, जैसे उसके सामने अल्हाम हो, और अल्हाम भाप गई थी उसके झुके चेहरे को। क्या तुमने अपना चेहरा झुका लिया है सदफ? अल्हाम की पूछने पर सिर्फ कहा था सदफ ने। अच्छा, सिर्फ 2 इंच आगे बढ़ना। अल्हाम ने सदफ से ये कहकर अपने आप को 8 इंच आगे किया था। मुझे मिल गया तुम्हारा सीना। सदफ ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। और मुझे मिल गया तुम्हारा ये बड़ा सा सर। अल्हाम ने छेड़ा था सदफ को। अल्हाम, अच्छा बाबा, अच्छा, सॉरी। बस भी करो, तुम कितना छेड़ती हो मुझे। अच्छा ये बताओ, नाश्ता किया? कहाँ नसीब में नाश्ता हमारे। अल्हाम, तुम मुझे फिर से शर्मिंदा करना चाहती हो? नहीं बाबा, डोंट वरी, मैंने टोस्ट और कॉफ़ी ले ली है। अल्हाम ने ये कहकर सामने पड़े कॉफ़ी मग को अपने होठों से लगा दिया था। तुम्हें पता है, आज मैं भी कॉफ़ी पी रही हूँ। सदफ ने भी अपने मग को अपने होठों से लगाया। ओ सदफ, क्या तुम कॉफ़ी पी रही हो? ये गैर कॉफ़ी पर क्यों? अल्हाम ने फिर से छेड़ा। अल्हाम, सदफ ने चिढ़ते हुए मुंह बनाकर सिर्फ उसका नाम लिया था, और अल्हाम के दिल को बड़ा कर गई थी उसकी ये पुकार। आई मिस यू सदफ।
मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ अल्हाम। तो मैं वहाँ आ जाऊँ? अल्हाम ने व्याकुलता से पूछा। तुम यहाँ आओगी? सदफ ने उदास मन से कहा। जो तुम कहो सदफ। सदफ ने एक लंबी सांस ली। वो जानती थी अल्हाम इस घर में नहीं आएगी, फिर भी उसने कहा, हाँ आ जाओ। सदफ की प्यारी पुकार थी। आंखें बंद करो, मैं अभी वहाँ आ जाती हूँ। सदफ ने अल्हाम की इस बात को फॉलो किया और अपनी आंखें बंद करते हुए में जवाब दिया। अल्हाम ने अपने लबों से एक सेल फोन किस दिया। उसके चुंबन की आवाज़ पर भी सदफ ने सर झुका दिया। अब मुझे जाना होगा, ख्याल रखना अपना। विटामिन्स ले रही हो ना? सी यू। हाँ ले रही हूँ। भूल भी जाऊँ तो तुम्हारी तस्वीर याद दिला देती है। तुम ले रही हो ना अल्हाम? हाँ, तुमने इस सेल फ़ोन को जो लगा दिया है मेरे पीछे, अल्हाम ने मुस्कुरा कर कहा था। वो ज़रूरी था, सदफ ने कहा। अच्छा सदफ? हाँ। वो कैसी है? अल्हाम ने पूछ ही लिया था आखिरकार। वो ठीक नहीं है अल्हाम, वो ठीक नहीं है। ये कहते हुए सदफ की आवाज़ में हल्का सा दर्द उछल आया था। डोंट वरी सदफ, वो ठीक हो जाएगी। अब चलती हूँ मैं। जो कहा उस पर ध्यान रखना, ठीक है? हाँ ठीक है, सदफ ने कहा और अल्हाम ने फ़ोन कट कर दिया। एक लंबी सांस लेके फ़ोन को जेब में रख लिया। कार की चाबी लेकर वो घर से बाहर की तरफ बढ़ गई। सदफ के चेहरे पर अब पीस के साथ साथ मोहब्बत झलक रही थी। वो अपने होठों पर स्माइल लिए किचन की तरफ बढ़ गई और विचित्रा के लिए उसका फेवरेट नाश्ता बनाने लगी। अपने कर्ली बालों को एक साथ उठाकर बांध लिया था सदफ ने और फिर से उसमें चम्मच लगाकर उन्हें थामने के लिए, उन्हें रोकने के लिए एक आड़ बना दी थी। अपने साड़ी के पल्लू को कमर में खोंस लिया था। तभी 2 कदम सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरने लगे थे और सदफ की नज़रें उस तरफ खींच ले गए थे। अरे वाह, आज जल्दी उठ गई तुम? सदफ ने फिर से किचन में काम करते हुए पूछा था। विचित्रा सिर्फ उसे देखती नजर आई थी। क्या खो दिया था उसने? इतना नायाब वजूद जो रातों की थकान को अपनी एक नज़र से ही गायब कर देती है। हाँ, वो कोहिनूर ही तो थी जो अब विचित्रा की हथेलियों में नहीं थी। और वो अपने इस घोर नुकसान पर खुद पर हंसने लगी थी। मैंने कोई मजाक नहीं किया, हंस क्यों रही हो? हाँ, सदफ ने चिन को नचाते हुए पूछा। कभी कभी इंसान इतना लाचार हो जाता है कि खुद पर हंसने के सिवाय कुछ नहीं कर पाता। विचित्रा आकर सामने वाले सोफे पर यह कहते हुए बैठ गई थी। ज़्यादा मत सोचो। अपने हाथ में विचित्रा का फेवरेट गार्लिक पराठा लिए उसके सामने आकर बैठी थी सदफ। वाह, खुशबू से ही पता चल रहा है। अपनी आंखों में प्रेम वेदना लिए विचित्रा ने सदफ को देखा। सदफ ने उसकी निगाहों से अपनी आंखें हटा ली थीं। जल्दी से नाश्ता फिनिश करो, तुम्हें मेडिसिन लेनी है, सदफ ने कहा। अब मेडिसिन से कोई फ़ायदा नहीं है सदफ, चुप रहो और चुपचाप पराठा खाओ। सदफ हक से ये कहते हुए किचन में कुछ करने चली गई थी। इन दोनों के बीच ज़्यादा बातें नहीं होती थी। अब जब सदफ वापस आकर अपनी जगह बैठी और अपना उपन्यास खोलकर पढ़ने लगी तो विचित्रा ने निवाला चबाते हुए सदफ के आधे चेहरे को देखा। आधा बुक ने जो छुपा लिया था। उसकी किताब में झुकी निगाहों को देखा था विचित्रा ने और उसके मन में कुछ लफ्ज़ खुद से ही बोल रहे थे। क्या मैं तुम्हें वो बता दूं? नहीं, कैसे बताऊं? अगर मैंने बता दिया तो तुम मुझसे वो नफ़रत करोगी जो आज तक शायद तुमने नहीं की। मेरी बेवफाई के बाद भी तुम वो नफ़रत नहीं कर पाई जो ये बताने के बाद करोगी। सदफ। विचित्रा का निवाला ख़त्म हो चुका था। क्या तुमने कुछ कहा? सदफ ने अपनी किताब को नीचे करके अपना पूरा चेहरा दिखाते हुए पूछा। क्या तुमने कुछ सुना सदफ? विचित्रा ने पूछा। हाँ, नहीं, शायद नहीं। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? सदफ ने भौं को सिकोड़ कर पूछ ही लिया था। नहीं, विचित्रा ने फट से कहा और अपने शब्द बदले। हाँ,
हाँ, मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ तुमसे, मगर हिम्मत नहीं। मैं जानती हूँ तुम कुछ कहना चाहती हो। सदफ ने कहा। मुझे लगा तुम नहीं जान पाई। विचित्रा का वो पराठा पूरा ख़त्म होने वाला था। तुम्हें क्या लगता है विचित्रा, मैं तुम्हारी आंखें अब नहीं पढ़ सकती? मैं आज भी तुम्हारी आंखें पढ़ सकती हूँ, हालांकि मैं पढ़ना नहीं चाहती। तुम्हें कोई और दर्द भी है जो अंदर अंदर तुम्हें काट रहा है, लेकिन मैं ये नहीं जानना चाहती, क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हारा दर्द मैं महसूस करने लगूंगी। तुम्हारी बेचैनी मेरे अंदर आ जाएगी। मैं ऐसा नहीं चाहती अब, लेकिन फिर भी ऐसा हो ही जाता है। शायद शायद कुछ पुरानी आदतें हैं जो नहीं चाहती। आदत या मोहब्बत? विचित्रा ने पूछा। सदफ ने अपनी गर्दन मजबूत करके ऊपर कर ली। मैं नहीं जानती। इतना जानती हूँ कि कुछ है जो तुम्हें तकलीफ़ दे रहा है, इतना कि तुम अपनी नज़रें नहीं मिला पा रही हो मुझसे, ना खुद से। ऐसा क्या है? तुमने ऐसा क्या किया है विचित्रा? सदफ के सवाल पर निशब्द नजर आई थी विचित्रा। ये घर इतना बड़ा नहीं, फिर भी क्यों इतना बड़ा लग रहा था? क्यों कोई आवाज़ नहीं थी इस छोटे से घर में? क्यों सन्नाटा बिसरा हुआ था? क्यों? तभी उस घर की सीढ़ियों से कदम नीचे उतरते चले आए थे और एक आवाज़ सहसा गूंज पड़ी थी। सपना, सपना! रेहान ने ज़ोर ज़ोर से पुकारा था। जी साहब, सपना ने सामने आकर कहा। ये कैसे हुआ? उसके पास वो कैसे पहुंचा? हाँ, कैसे पैसे आए उसके पास? रेहान की आंखें लाल हो गई थी। मुझे नहीं मालूम साहब। सपना केयर टेकर थी। क्या तुम्हें नहीं मालूम? हाँ, तुम्हारे ही सुपुर्द रहती है ना ईशा, तो ये कैसे हुआ? रेहान ने चिल्लाकर सपना पर जोर देकर पूछा। सपना नज़र झुकाए खड़ी रही। वो साहब, मैम साहब ने चेन दी थी। अगर दोबारा ऐसा हुआ ना तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा और पुलिस के हवाले भी करूंगा, समझी? जाओ यहाँ से। रेहान ये कहकर फिर से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर चला गया और सपना अपनी गर्दन को हवा में उड़ाती हुई बाहर की तरफ चली गई। बेड की तरफ देखकर अपने चश्मे को उतारा था रेहान ने और अपने आँखों से आ रहे आंसू को पोंछ दिया था। बेड पर ईशा थी, बेहोश पड़ी हुई, ब्लैंकेट में लिपटी हुई। उसकी खूबसूरती नाम मात्र भी नहीं रह गई थी। चेहरे की रंगत ख़त्म हो गई थी। चेहरे के कोण की हड्डियाँ चमड़े की झिल्ली से बाहर झांक रही थी। जिन आँखों पर मर मिठी थी विचित्रा, वो अब छोटी होकर अंदर धस सी गई थी और वो काले घेरे जो अक्सर खूबसूरती में चार चांद लगा दिया करते हैं, वो बिल्कुल नहीं फब रहे थे ईशा के चेहरे पर। रेहान बेड पर जाकर ठीक ईशा के सिरहाने बैठ गया था। उसका दाहिना हाथ ब्लैंकेट से निकालकर उसने अपने दोनों हाथों में भर लिया था और चश्मे को उतारकर साइड वाली टेबल पर रख दिया था। क्यों? ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों मुझे बार बार ग्लानि में डाल देती हो? बार बार ये करके क्यों? तुम्हारी हर बार की ऐसी बात मुझे अंधेरे में धकेलती चली जाती है ईशा। तुम क्यों करती हो ऐसा? रेहान ने दूसरे हाथ से ईशा के माथे को सहलाया था और उसकी दोनों आंखों ने दो बड़े बड़े आंसू टपका दिए थे। सदफ और विचित्रा अब बालकनी में आकर खड़े हो गए थे। तुम बैठ जाओ विचित्रा, सदफ ने घूमते हुए कहा। क्या अजीब बात नहीं है कि कुछ भी नहीं बदला सदफ? तुम आज भी मुझसे कोई सवाल नहीं करती, बिल्कुल पहले की तरह, ताकि मैं किसी असमंजस में न पड़ूं, मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। विचित्रा ने चेयर पर बैठने की बजाय सदफ के सामने अपना रुख कर दिया था। करीब हो गई थी और दोनों के हाथ लगभग एक दूसरे को निहार रहे थे, मगर दूरी लिए हुए। तुम्हें बताना होगा तो तुम खुद ही बता दोगी, जैसा कि तुम हमेशा करती हो। जैसे हर फैसला तुम बता आई थी मुझे, वैसे भी तुमसे सवाल करने का मेरा कोई हक नहीं।
सदफ ने लेफ़्ट साइड गर्दन को तिरछा मोड़ दिया था और इन दोनों की आंखें एक दूसरे में हो गई थी। तुम्हें ही तो हक है, सबसे ज़्यादा तुम्हें ही हक है। लेकिन मैं बुज़दिल हो चुकी हूँ, डरती हूँ। अगर तुम्हें सब बता दूँगी तो तुम इसी वक्त अभी मुझे छोड़ दोगी, मुझसे नफ़रत करने लगोगी। नफ़रत, वो तो मैं पहले भी नहीं कर पाई थी तुमसे, तो अब क्या करूँगी? सदफ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। कभी तो की होगी ना, 1 सेकंड के लिए ही सही, विचित्रा ने पूछा। 1 सेकंड, सदफ ने फपकी ली। 1 मिली सेकंड के लिए भी नहीं। बस चिढ़ होती थी, वो भी अपने आप से। गुस्सा आता था, वो भी खुद पर। जी चाहता था ये सांसें रुक जाएं या फिर मैं इन्हें खुद रोक दूं। चाहती थी कि ये दिल बंद हो जाए, चाहती थी कि मैं एक सांस न लूं, लेकिन कुछ नहीं कर पाती थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी। अल्हाम ना होती तो मैं जिंदा लाश होती। उसने मुझे दोबारा बनाया है। तुमसे मैं नफ़रत कभी नहीं कर सकी, कभी नहीं। उसे पुकारने के लिए मैं तुम्हारा नाम पुकार दिया करती थी, मगर उसने मुझे अपनी बाहों में तब भी समेटा था और कहा था कि कोई बात नहीं। उसने हर टूटते हुए मोड़ पर मुझे थामा है। जहाँ जहाँ मैं कमज़ोर हुई हूँ, वो मेरी मजबूती बनकर खड़ी हो गई है। बिना मुझसे कोई चाहत रखे, बिना मुझसे कोई सवाल किए, वो मुझ पर लुटती रही है। फूलों की बारिश की तरह बरसी है मुझ पर, और वो पागल कहती है कि मैं उसे किसी नेकी के बदले मिली हूँ, जबकि ये उल्टा है। मैं ना रहती अगर वो मुझे ना मिलती। न जाने अनजाने में या जानकर मैंने क्या काम कर दिया, ऐसा क्या काम कर दिया जो ऊपर वाले को भा गया और मेरे टूट जाने के वक्त उस ऊपर वाले ने मेरे पास अल्हाम को रखा था। अगर वो ना होती तो मैं सांस लेती, सिर्फ और सिर्फ सांस लेती। अगर ये कहूँ कि अल्हाम के वजूद नहीं मुझे तुमसे नफ़रत नहीं करने दी, तो ये कानूनन दस्तावेज से भी मजबूत दस्तावेज होगा। सदफ के चेहरे पर कोमलता आ जाती थी जब भी वो अल्हाम का नाम लिया करती थी। आज उसकी आँखों के आंसू के साथ साथ, उसके गले के रुंध जाने के साथ साथ फिर से उसके चेहरे पर वही चमक थी जो अल्हाम का नाम लेने पर होती है। आज भी वही मंज़र था। अल्हाम के ख़याल में सदफ मुस्कुराती नज़र आई थी और विचित्रा उसका चेहरा देख रही थी, सिर्फ़ और सिर्फ देख रही थी। आज का एपिसोड पूरा हुआ। अपनी राय लिखना ना भूलिएगा, और क्या कहूँ, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी या किसी अपने की स्टोरी मुझसे शेयर करना चाहते हैं, मेरे अंदाज में सुनना चाहते हैं, मेरी आवाज़ में सुनना चाहते हैं, तो लिख भेजिए जीमेल अकाउंट पर। तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।